नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। एक आतंकी के मारे जाने की खबर। दिल्ली में सम विषम फॉर्मूले का दूसरा दिन। पहले दिन वायु की गुणवत्ता में उतार चढ़ाव। नियम नहीं मानने पर कटे 200 से ज्यादा चालान। कीर्ति आजाद ने दिया पार्टी के नोटिस का जवाब, कहा निलंबन गलत, सबूतों के तौर पर भेजी 4 सीडी। कांग्रेस ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 1 अप्रैल से सीधे बैंक खातों में जाएगी केरोसिन सब्सिडी। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर ₹49.5 महंगा। विमान ईंधन की कीमत में 10% की कमी। सेंसर बोर्ड के पुनर्गठन की तैयारी। श्याम बेनेगल बने पैनल के अध्यक्ष। बोर्ड अध्यक्ष पहलाज निहलानी के फैसलों की हुई थी आलोचना। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। चारों तरफ सेना के जवान तैनात हैं। लगातार गोलीबारी जारी है। यह हमला आज तड़के हुआ। खबरों के मुताबिक ये आतंकी 2 दिन पहले पाकिस्तान से सीमा पार कर भारत में घुसे थे। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी भी वहां पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और लगातार आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। जो शुरुआती खबर मिली उसके अनुसार 4 से 5 आतंकियों के होने की खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं। तो पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर यह आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जो जानकारी मिली है हमें शुरुआती तौर पर 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। चारों तरफ से सेना के जवान जो हैं वो तैनात हो गए हैं। गोलीबारी लगातार जारी है। यह हमला आज तड़के हुआ है और खबर जो है वो अब तक ये कि 2 दिन पहले पाकिस्तान से सीमा पार करके ये आतंकवादी घुसे थे। फिलहाल अभी भी मुठभेड़ वहां पे जारी है। और पठानकोट से सुखजिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम ताज़ा अपडेट लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी का क्या हाल है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है क्या? किसी आतंकी के मारे जाने की भी कोई खबर है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये रात 2:30 बजे के करीब जो है ये सारी मुठभेड़ शुरू हुई है और उसके बाद जो है वो अभी तक रुक रुक के फायरिंग हो रही है, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है और साथ में 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर आ रही है। लेकिन इस बात की औपचारिक पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, पर ऐसे कहा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी नाकामी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की गिनी जा रही है, क्योंकि कल से ही एसएसपी पठानकोट द्वारा जो है वो इस चीज की पुष्टि कर दी गई थी कि ये जो घटना एसएसपी को अपहरण की जो घटना है ये इसे लेकर जो इसको जो है हम आतंकी घटना के साथ जोड़ रहे हैं कि शायद किसी आतंकी ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उनके पास वेपन थे। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चूक दिखाना बहुत बड़ी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी सामने आ रही है। जी। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, हो सकता है इस तरह की खबर है। अभी फिलहाल मुठभेड़ जारी है और अगर आपकी बात हो पाई हो फिलहाल कब तक ये मुठभेड़ चलेगी? क्योंकि 4 से 5 आतंकियों के होने की खबर है। जी बिल्कुल, 4 से 5 आतंकियों के होने की खबर है और मुठभेड़ अभी भी रुक रुक के चल रही है। अगर हम बात करें कि कब तक मुठभेड़ चलेगी तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, पुलिस द्वारा ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरफोर्स की तरफ जाने वाले हर एक रास्ते को सील कर दिया गया है और सभी गाड़ियों को घटना वाले स्थल से करीब 2 किलोमीटर पहले से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से भेजा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि
पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के पास ये आतंकवादी जो हमला हुआ है और अभी भी मुठभेड़ जो है वहां पर चल रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और जो जवान है उन्होंने मोर्चा वहां पर संभाला हुआ है। लगातार गोलीबारी जारी है। 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं, ऐसी खबर है। 2 दिन पहले वो पाकिस्तान सीमा पार से प्रवेश कर गए थे। हालांकि इसके लिए पहले इस तरह की आशंका जताई जा चुकी थी, लेकिन इस वक्त की अपडेट यही है कि वहां पे मुठभेड़ चल रही है और इससे जुड़ा अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सम विषम फॉर्मूले का आज दूसरा दिन है। कल इसे 15 दिनों के लागू कर दिया गया था। पहले दिन सड़कों पर विषम नंबर की गाड़ियां ज्यादा दिखीं। पहले दिन नियमों का उल्लंघन करने पर 203 लोगों के चालान काटे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन जनता और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग पर संतोष जताया है। आज सम संख्या वाली गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली की सड़कों पर शुक्रवार को ज्यादातर विषम नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखाई पड़ी। सम विषम फॉर्मूला के लागू होते ही जनता ने इसका पालन शुरू कर दिया है। हालांकि इस नियम का पालन नहीं करने वाले का चालान भी कटा। नियमों के पालन के लिए लोगों को फूल देकर समझाया जा रहा है। हर रेड लाइट पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जनता को जागरूक करते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। मैं जनता से एक बार फिर अपील करूंगा कि आज क्या अगले 15 दिन तक जो है आप हमारी मदद करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री गोपाल राय के साथ कारपूल कर सचिवालय पहुंचे तो पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने बैटरी रिक्शा का सहारा लिया। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा अपने 2 पहिया वाहन से दफ्तर पहुंचे। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने भी कुछ इसी तरह से प्रदूषण कम करने की मुहिम का समर्थन किया। दिल्ली के लोगों ने इसको अपना लिया है, ये मूवमेंट बन गया है और आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार। दिल्ली के लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं। उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम करके दिखाया है। हालांकि सम विषम फॉर्मूले को लेकर जनता ने दिल्ली सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते मैं एक ही गाड़ी है मेरे पास जैसे ही है, तो मेरे को सारे में जाना पड़ता है डेली। तो मैं इस गाड़ी को एक दिन छोड़ूंगा, एक दिन नहीं चलाऊंगा, तो मेरी लेबर तो साइडों पे खाली बैठी रहेगी। सम विषम का नियम रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा। इस नियम के अनुसार सम और विषम नंबर प्लेट की गाड़ियां एक दिन छोड़कर चलेंगी। एनसीआर और दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली सभी निजी कारों पर भी ये नियम लागू होंगे। दिल्ली सरकार की इस मुहिम का लोग खुलकर स्वागत कर रहे हैं, तो विपक्ष भी दबी जबान से इसे स्वीकार कर रहा है। सरकार इसे अब तक सफल करार दे रही है, लेकिन असली परीक्षा तो सोमवार से है, जब छुट्टियों की घुमाई के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और डी के लिए सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों को नए साल का तोहफा दिया है। 1 जनवरी से ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद ये बड़ा फैसला किया गया, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस सहित ट्रेड यूनियंस ने घटती नौकरियों और कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर चिंता भी जताई है। 1 जनवरी 2016 आपको नववर्ष की सौगात है कि अब श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो ऐलान किया था उसे अमली जामा पहना दिया गया है। 1 जनवरी से अब केंद्र सरकार की नौकरियों के ग्रुप सी और डी के पदों के लिए इंटरव्यू की प्रथा खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दीजिए। हालांकि सरकार की इस पहल का कुछ दलों ने जहां स्वागत किया है, तो वहीं घटती सरकारी नौकरियों पर भी चिंता जताई गई है। कांग्रेस के साथ साथ कई ट्रेड यूनियनों ने कहा है कि सरकार पक्की नौकरी की बजाय निचले पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर जोर दे रही है, जो कि गलत है। अगर सरकार ने ये ऐलान किया होता कि हम इतनी जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता। मैं समझता हूं कि इंटरव्यू हो या ना हो, जब जॉब ही नहीं है तो इंटरव्यू हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। सरकार तो नई भर्ती तो बिल्कुल कर ही नहीं रही और आज ये स्थिति आ रही है कि सारे के सारे सरकार के काम चलाने के लिए ठेकेदारी सिस्टम पे
ये डेटा ऑपरेटर्स और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे ये आदमी रखे जा रहे हैं। ये फैसला केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस बारे में आदेश जारी कर चुका है। अब केवल समूह ए और बी के राजपत्रित पदों के लिए ही इंटरव्यू होगा। हालांकि कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक मंत्रालय नियुक्ति प्रक्रिया में अपने हिसाब से शारीरिक या कौशल टेस्ट को बनाए रख सकते हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए विवाद की वजह से बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब भेजा है। आजाद ने सभी आरोपों को नकारते हुए अपने सस्पेंशन को गलत करार दिया। डीडीसीए में घोटाले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाने के बाद कीर्ति आजाद को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। नोटिस में उन्हें पार्टी से निकालने की चेतावनी भी दी गई थी। उस समय के उपाध्यक्ष बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने नोटिस का जवाब भेज दिया है। 3 पन्ने के जवाब में कीर्ति ने खुद को पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता बताते हुए निलंबन को गलत ठहराया। आजाद ने कहा कि डीडीसीए मामले में जो कुछ भी चल रहा है उसे राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। कीर्ति आजाद ने कहा कि उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन कभी भी किसी का नाम नहीं लिया। कीर्ति आजाद ने संसद सत्र के दौरान डीडीसीए का मुद्दा उठाया था, जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी निशाना साधा गया था। उनके इस रुख से बीजेपी जहां बचाव की मुद्रा में आ गई, तो वहीं विपक्षी दलों को सरकार पर हमले का मौका मिल गया था। सत्र खत्म होते ही उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया और गुरुवार को भेजे गए कारण बताओ नोटिस से निकालने तक की चेतावनी दी गई थी। उसका जवाब दे के गए हैं। अब उसको आगे देखते हैं, अनुशासन समिति उसको देखेगी और जैसा होगा आगे उसमें निर्णय होगा। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, पर भ्रष्टाचार के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बात करी थी, तो मुद्दे को उनको एड्रेस करना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों से जुड़ा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे। बीजेपी के मुताबिक जेटली उस दौरान गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे और संगठन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं थे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार की चेतन सांकी जांच रिपोर्ट को भी बचाव का आधार बनाया है, जिसमें कहीं भी अरुण जेटली का जिक्र नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को निशाने पर लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के कई दावों की आलोचना की। चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के कारण जनता खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के दावे झूठे हैं और राजस्व घाटे के लक्ष्य को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने जीएसटी बिल को लेकर सरकार की नाकामी पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात के बावजूद सरकार जीएसटी पर आपत्तियों को दूर नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को उसकी हताशा बताया है। The Indian economy is like a car running on 2 wheels. Corporate balance sheets are stressed. Net sales have fallen by 5.3% and profit after tax is flat. Non-food credit growth at 8.3% is the slowest in 20 years. The economy is stuck in a groove. The government has not been able to find a way to accommodate the views of the opposition and pass the GST bill. I'm afraid the government is only to blame itself and its stubborn and unbending attitude. समस्याएं कांग्रेस से विरासत में मिली हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी उन समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर हैं। विकास विरोधी, गरीब विरोधी कांग्रेस इस चीज को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस संसद को नहीं चलने देती है और संसद समाप्ति के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार से सवाल पूछती है। दोहरे मापदंड हैं। संसद की कैंटीन में खाना पहले से महंगा हो जाएगा। दरअसल कैंटीन को मिलने वाली 16 करोड़ की सब्सिडी 1 जनवरी से खत्म हो गई है। कैंटीन अब नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगी। सरकार के साथ साथ कई दलों ने इस कदम को ठीक बताया है। संसद की कैंटीन में मिलने वाले व्यंजनों की बढ़ी कीमतें शुक्रवार से लागू हो गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कीमतों में बदलाव से जुड़ा आदेश गुरुवार को जारी कर दिया।
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक कीमतों में बदलाव 6 साल बाद हो रहा है और समय समय पर कीमतों की समीक्षा की जाएगी। दरअसल संसद की कैंटीन में सस्ते खाने और भारी सब्सिडी का मुद्दा उठने के बाद सुमित्रा महाजन ने संसद की खाद्य समिति को इस पर रिपोर्ट देने को कहा था। बढ़े हुए रेट्स को मद्देनजर रखते हुए ये आज एक रिवीजन करके ये जो रेट्स, जो पुराने रेट्स है, उनको 60 to 70% ऑफ द रेट्स को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है और 1 जनवरी से ये अमल होने वाला है। अब सरकार के साथ साथ विभिन्न दलों ने भी सब्सिडी खत्म करने को ठीक बताया है। हमारे जो एमपीज हैं, ये उनकी मांग थी कि जो सब्सिडी है पार्लियामेंट की कैंटीन में उसको खत्म होना चाहिए। तो इसलिए जो है वो सबकी ये मांग थी और उस मांग को मानते हुए इसका निर्णय हुआ है। हम मानते हैं कि ये उचित निर्णय है। मैं इसका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा है। वहां तो सब लोग खाते थे, लेकिन राजनीतिक लोगों के सर पे या एमपीज के सर पर ज्यादा बहस चलती रहती थी, तो अच्छा है वो सब्सिडी खत्म कर दी। तमाम सांसदों ने इस चीज़ के लिए पहल भी की थी और अगर सब्सिडी खाने पर पार्लियामेंट में सांसदों को न मिले तो मैं समझ सकता हूं कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, अच्छा कदम है। संसद की कैंटीन अब नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर काम करेगी और इन्हें लागत की मूल कीमत पर बेचा जाएगा। बढ़ी कीमतों के बाद अब सांसदों, लोकसभा राज्यसभा के कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और साथ साथ आगंतुकों को बढ़ी कीमतें चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेंसर बोर्ड को लेकर लगातार विवादों के बाद सरकार अब बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। फिल्म सेंसर बोर्ड यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, जिसकी अगुवाई मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल करेंगे। कमेटी में फिल्म निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा, फिल्म समीक्षक भावना सोमैया, एड गुरु पीयूष पांडे को भी शामिल किया गया। ये कमेटी बोर्ड की सूरत बदलने के लिए जरूरी बदलाव को लेकर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उठाया है और वहीं फिल्म जगत सरकार के इस फैसले से काफी खुश है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hello and welcome to State of the Economy. We have with us Minister for Railways Suresh Prabhu. We are doing energy audits. We are doing solar energy. We are also removing the bulbs and bringing in LEDs so that the electric consumption will go down. Railways don't have the money to invest, so we are asking the private-public partnership to do that happen. We are developing a partnership with Japanese for research and development, which has never happened. Watch Suresh Prabhu, Minister of Railways, articulate his view in State of the Economy only on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार कृषि विकास दर बढ़ाने के लिए जमीन की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दे रही है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक इसके लिए 180 मृदा परीक्षण लैब खोले जाएंगे, जिसके लिए 568 करोड़ की स्कीम मंजूर की गई है। परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए खेती की उत्पादकता के प्रयास जारी हैं। बीते 18 महीने में कृषि मंत्रालय की उपलब्धियों को बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि 2017 तक 585 मंडियों को सामान्य ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत जो धन राशि हमने मुक्त किया है, इस 18-19 महीने के अंदर 288 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि इसके पहले 4 वर्ष में सिर्फ 72 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो जो भूमि की जमीन की गुणवत्ता है, उसके सुधार के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने योजना प्रारंभ की। एलपीजी उपभोक्ताओं को सीधे बैंक खाते में सब्सिडी देने की योजना सफल होने के बाद केंद्र सरकार 1 अप्रैल से केरोसिन के लिए इसी तरह की योजना शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत ग्राहक बाजार मूल्य पर केरोसिन खरीदेंगे और इसकी सब्सिडी उनके बैंक खाते में सीधे जमा हो जाएगी। इस योजना के तहत ग्राहकों को केरोसिन के रियायती और गैर रियायती मूल्यों के बीच का अंतर सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए सब्सिडी की राशि एडवांस में जमा कर दी जाएगी।
शुरुआत में 1 अप्रैल से ये स्कीम 8 राज्यों के 26 जिलों में लागू की जाएगी। ये राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। इस समय रियायती केरोसिन का मूल्य 12 रुपये और खुले बाजार में इसका भाव 43 रुपये प्रति लीटर है। इसके सरकार को केरोसिन पर सब्सिडी का खर्च घटाने में मदद मिलेगी। 2014-15 में इस मद पर सरकार का खर्च 24,799 करोड़ रुपए रहा था। देश के सभी परिवारों को 2018 के अंत तक रसोई गैस सिलेंडर मुहैया करा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2016 को एलपीजी उपभोक्ताओं का साल घोषित किया है। अब एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी किसी भी परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 1906 जारी किया है। उपभोक्ता इस नंबर पर कॉल कर गैस लीक होने की स्थिति में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाने के मौके पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ऑनलाइन बिल भुगतान और पारदर्शी गैस सिलेंडर पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। देश में 27 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से 16.5 करोड़ सक्रिय ग्राहक हैं। इसको एक ऑल इंडिया ब्रांड करके लोगों की जुबान पे रहे, लोगों की मन मस्तिष्क में बैठ जाए, इसलिए इस 1906 1906 इस नंबर को हमने आज देश के सामने लोकार्पित किया। और बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस अब महंगी हो गई है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़ी हुई दरें शुक्रवार से लागू हो गई। अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर 49.5 रुपये महंगा हो गए हैं। एक माह पहले 62 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 657 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। इसके अलावा 1 जनवरी से 10 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों को भी एलपीजी सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि विमान ईंधन की कीमत में 10% की कमी की गई है। ये लगातार दूसरा मौका है जब ईटीएफ के दाम घटाए गए। इससे पहले 1 दिसंबर को कीमत में 1.17% की कटौती की गई थी। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे में नए दौर की शुरुआत बताया है। रेल मंत्री ने संसद में भी इस योजना को लेकर उठे सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई से अहमदाबाद रूट के लिए बुलेट ट्रेन की अध्ययन रिपोर्ट मंत्रालय को पहुंच गई है। भारत में भी बुलेट ट्रेन का सपना जल्द साकार होने की उम्मीद है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि बुलेट ट्रेन के आने के बाद से इसका निर्माण भारत में भी संभव हो सकेगा। We have a clear-cut laid-out plan independent of bullet train. Like we get part of a global supply chain because of this. We also get benefits in terms of getting the managerial ability of Japanese how to do it. This is something which we would like to bring this technology to rest of India. राज्यसभा में उठे सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि बुलेट ट्रेन के 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक की लागत तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए होगी। ये बात समझनी चाहिए कि इसमें रेलवे ऐसा पैसा नहीं लगा रही है, सारा लोन से पैसा आ रहा है और लोन से पैसा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है। ये रेलवे के बाकी परियोजनाओं के लिए नहीं आ रहा है। तो वो रेलवे अपना कोई भी काम जो अभी तक करती आई है या आगे कर रहेगी उसमें से कोई पैसा काट नहीं रही है। बुलेट ट्रेन के अलावा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी मदद कर रही है। सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाए जा रहे इस ट्रैक से माल की आवाजाही में तेजी आएगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। 18 महीने के कार्यकाल के बाद केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती वादों को पूरा करना है। वादे वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान की। 18 महीने के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण देशों से व्यक्तिगत संबंध बनाना प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन इन सबके बीच चुनौती ये भी है कि विदेश यात्राओं के दौरान हुए समझौतों को देश हित में कैसे बदला जाए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के प्रमुखों को बुलाकर अपने कार्यकाल का आगाज किया था।
इसके बाद म्यांमार से नजदीकी रिश्ते बनाने की कोशिश हुई, लेकिन मालदीव, म्यांमार और नेपाल में बदली परिस्थितियों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। With Maldives, recent events point to a more intensive engagement in future. In respect of Myanmar, we are preparing for a political transition, confident that India's interests are recognized by all parties. Whether the government says that it's the Madhisis doing the blockade and not allowing Indian goods in, or the Nepalese saying that India is doing the blockade, either way, many Nepalese civilians are suffering. Anti-Indianism is rising. एनडीए के 18 महीने के कार्यकाल में विदेश नीति का ज्यादा ध्यान आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर रहा था, ताकि देश में मेक इन इंडिया को सुनिश्चित कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार के सामने विदेशी कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश के लिए राजी करने की भी चुनौती होगी। Spreading the message of easier to do business is one of our major goals. So too is the involvement of CEOs in this effort. The results are already beginning to make themselves felt. सुरक्षा परिषद में सुधार, चीन, पाकिस्तान के साथ सीमा पर शांति के अलावा अमेरिका और रूस के साथ सुरक्षा संबंधों के बीच संतुलन बनाना केंद्र सरकार के लिए काफी बड़ी जिम्मेदारी है। भारत ऐसा करने में सफल होता है तो उसके व्यापारिक और राजनीतिक दोनों पहलू मजबूत होंगे। अब इतना होने के बाद विदेश नीति की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घरेलू स्तर पर शांति और प्रशासनिक तत्परता। इससे न सिर्फ निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी एक स्थिर लोकतंत्र के रूप में हमारी अहमियत बढ़ेगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। परमाणु प्रतिष्ठानों से जुड़े द्विपक्षीय समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किया गया था और यह 27 जनवरी 1991 को अमल में लाया गया। इसके मुताबिक दोनों देशों को हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और स्थलों की सूचना देनी होती है और समझौतों के तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने जेलों में बंद मछुआरों और असैन्य कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच कैदियों से जुड़ा समझौता 31 मई 2008 को हुआ था। इसके तहत साल में 2 बार एक दूसरे के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया जाएगा। बिजली संकट से जूझ रहा नेपाल भारत से 90 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदेगा। इंटर कंट्री ट्रांसमिशन लाइन का काम पूरा होने के साथ ही जनवरी के आखिर तक बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगी। नेपाल के कई शहर इस समय 12 घंटे तक लोड शेडिंग झेल रहे हैं। अभी नेपाल भारत से 235 मेगावाट बिजली आयात करता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक रेस्टोरेंट में आत्मघाती हमला हुआ। बीबीसी के मुताबिक इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हैं। एक हमलावर को पकड़ लिया गया है। ये फ्रांसीसी रेस्टोरेंट विदेशी नागरिकों में काफी लोकप्रिय है। अफगानिस्तान में हाल के ही महीनों में तालिबान ने विदेशियों पर हमले तेज कर दिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर। दिल्ली में सम विषम फॉर्मूले का दूसरा दिन, पहले दिन वायु की गुणवत्ता में उतार चढ़ाव, नियम नहीं मानने पर कटे 200 से ज्यादा चालान। कीर्ति आजाद ने दिया पार्टी के नोटिस का जवाब, कहा निलंबन गलत, सबूतों के तौर पर भेजी 4 सीडी। कांग्रेस ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 1 अप्रैल से सीधे बैंक खातों में जाएगी केरोसिन सब्सिडी, बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 49.5 रुपए महंगा, विमान ईंधन की कीमत में 10% की कमी। और सेंसर बोर्ड के पुनर्गठन की तैयारी, श्याम बेनेगल बने पैनल के अध्यक्ष। बोर्ड अध्यक्ष पहलाज निहलानी के फैसलों की हुई थी आलोचना।